स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता और मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। आज हम शुरू करते हैं मुखबिर का पार्ट 7। शाम 4 बजे ओम प्रकाश प्रकाश चंद ज्वेलर्स के दरबान राजू का फोन आया जगमोहन को। अभी अभी 40 करोड़ के हीरे जवाहरात आए हैं शोरूम पर, राजू ने उत्साहपूर्वक स्वर में बताया। तुम्हें कैसे पता? मार्कर खुद आया है, एक बड़े से सूटकेस के साथ। मार्कर कौन? इटली का हीरो का चोर जिसके बारे में तुम्हें बताया था, उसका नाम मार्कर ही है। वो पहले भी 2 बार हीरो को बेचने यहाँ आ चुका है। उसे तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर लखन भैया, जो कि साहब का चपरासी है, उससे भी मेरी बात हुई। वो कहता है साहब बहुत खुश है मार्कर के आने से। चोरी के हीरे जवाहरात हैं, 100 करोड़ से ज्यादा की कीमत के हैं, जो उन्हें 40 करोड़ में मिल रहे हैं। वो तो खुश होंगे ही होंगे। और उसे देने वाला 40 करोड़ कहाँ रखा है तुम्हारे साहब ने? वो तो कल ही आ गया था, पहली मंजिल पर रखा है स्ट्रांग रूम में। पर वो मार्कर पर वो मार्कर को कल दिया जाएगा, उधर से राजू ने कहा। तुम्हारा मतलब कि कल शाम 4 बजे तक मार्कर के लाए हीरे और 40 करोड़ वहीं पर रहेंगे? हाँ, इसीलिए तुम्हें वक्त रहते काम कर लेना। उसकी तुम फिक्र मत करो, कल काम हो जाएगा। मेरा हिस्सा याद है ना तुम्हें? उधर से राजू ने जल्दी से कहा। चिंता मत करो, हिस्सा देने में मैं कभी हेरा फेरी नहीं करता, जगमोहन बोला। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम उधर लूटने आओ तो तुम्हारे साथी मुझे मार दें। उन्हें बता देना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज लूटने आओगे या कल? कल। कल तक हीरे और नोट वहीं होने चाहिए। लखन भैया ने तो कहा है कि वहीं होंगे। रात शोरूम बंद जरूर हो जाएगा, परंतु पहले मंजिल पर सारी रात मार्कर के लाए हीरों की जांच की जाएगी। समझ गए ना? सब समझ गया। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा, कहकर जगमोहन ने फोन बंद कर दिया और देवराज चौहान के बेडरूम में पहुंच गया। देवराज चौहान टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। राजू का फोन आया है कि 40 करोड़ के हीरे शोरूम पर आ पहुंचे हैं। देवराज चौहान ने आंखें खोलकर जगमोहन को देखा। जगमोहन ने राजू की कही सारी बात बताई। तो वक्त आ गया, देवराज चौहान मुस्कुराया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्यों दूसरे के लिए डकैती की योजना बना रहे हैं, जगमोहन कह उठा। तुम सब समझ रहे हो, समझने को इसमें कुछ भी बाकी नहीं है, देवराज चौहान बोला। जगमोहन के होंठ भिज गए। हमने 152 करोड़ की डकैती की योजना बनाई, परंतु हमारे लोगों में ही शामिल मुखबिर हमने 152 करोड़ की डकैती की योजना बनाई, परंतु हमारे लोगों में ही शामिल मुखबिर ने हमारी योजना किसी और को बता दी। ओशिवारा इलाके वाले फ्लैट में माइक्रोफोन रख दिए कि कोई हमारी योजना सुनता रहे, और उसका अंजाम यह हुआ कि ठीक वक्त पर हमारी योजना पर कोई और डकैती कर गया। उसने मेरा चेहरा लगा रखा था। 5 हत्याओं का जुर्म मुझ पर लग गया है। मेरे लिए यह बड़ी बात है कि उन 5 हत्याओं के लिए पुलिस मुझे खतरनाक मानकर ढूंढने लगे। ऐसे में मैं पुलिस को अपने ढंग से समझाना चाहता हूं कि मैं नहीं था। पुलिस कैसे समझेगी कि? देखते जाओ, पुलिस सब समझ जाएगी। मैं समझाऊंगा अपने ढंग से। और हमें यह भी नहीं पता कि टीनू, पम्मी, विष्णु पांडे और सूरी में से कौन मुखबिर है। मैं समझ रहा हूं कि वो कौन हो सकता है। कौन? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। अभी नहीं, देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया। कल तक का इंतजार करो। सबको ओशिवारा इलाके वाले फ्लैट में पहुंचने को कहो कि कल हम डकैती करेंगे और आज उन्हें योजना समझानी है। जबकि हम डकैती करेंगे नहीं, पहले की तरह इस बार भी हमें किसी बहाने रास्ते में रोक लिया जाएगा और डकैती दूसरा देवराज चौहान ही करेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो? जगमोहन बोला। ना हुआ ऐसा तो तब भी हम डकैती नहीं करेंगे, परंतु जो योजना तुम बना रहे हो वो तो फेल हो जाएगी। मैं अपनी बेहतरीन योजना के साथ उस इंसान को सामने लाने का चांस ले रहा हूं, जो मेरा चेहरा लगाकर अपने मुखबिर की सूचना पर
मेरी प्लानिंग पर डकैती कर चुका है और शायद वो ऐसा फिर करे, क्योंकि हमने उसे सोचने का मौका नहीं दिया और आनन फानन दूसरी डकैती की तैयारी कर ली। वो यही सोचेगा कि देवराज चांद पहले वाली डकैती न कर पाने की वजह से बौखला गया है और फौरन दूसरी डकैती करने जा रहा है। ऐसे में वो फिर इस बात का फायदा जरूर उठाना चाहेगा कि उसे योजना के साथ वो जगह भी मिल रही है जहां डकैती करनी है। हत्याएं वो कर रहा है, दौलत को इकट्ठी कर रहा है और जुर्म मेरे सिर पर। मतलब कि वो मौका नहीं छोड़ेगा। जगमोहन गंभीर निगाहों से देवराज चांद को देख रहा था। सबको फोन करके ओशीवारा फ्लैट पर बुलाओ, देवराज चौहान बोला। कल की डकैती की प्लानिंग बतानी है उन्हें। उन्हें या मुखबिर और उस इंसान को प्लानिंग बतानी है जो देवराज चौहान बना डकैती करता फिर रहा है। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुरा कर रह गया। अगला दृश्य। शाम 6 बजे ओशीवारा इलाके वाले फ्लैट पर सब मौजूद थे। सोहनलाल, पम्मी, सूरी, टीनू, विष्णु पांडे, देवराज चौहान और जगमोहन। सब गंभीर भी थे और उत्सुकता में भी थे कि दोबारा डकैती करने की योजना की तैयारी की जा रही है। सब वक्त पर आ पहुंचे थे। पम्मी ने कॉटन का फूलों वाला पीला सूट पहन रखा था और जच रही थी। सब फ्लैट के ड्राइंग रूम में मौजूद थे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कह उठा, मैं एक बार फिर कहूंगा कि नेशनल ब्रेड वाली बस पर 152 करोड़ की डकैती न कर पाने की वजह से मैं शर्मिंदा जैसा महसूस कर रहा हूं। परंतु उसमें मेरी भी गलती नहीं थी। एक्सीडेंट हो जाने की वजह से हम भीड़ में फंस गए थे। अब उसी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए मैंने आनंद फानंद दूसरी डकैती की तैयारी की है। आप लोग मेरे साथ काम करो और करोड़ों हाथ ना आए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इस बार हम डकैती कर लेंगे, टीनू बोला। जरूर। हम पिछली बार भी डकैती कर लेते अगर एक्सीडेंट ना हुआ होता। इसमें भी भला ही हो इसमें भी कोई भलाई होगा कि हम उस बस पर डकैती नहीं कर पाए, पम्मी कह उठी। परंतु उस दिन कोई और कुछ बस पर डकैती कर गया। होना तो ये चाहिए था, परंतु उस दिन कोई और उस बस पर डकैती कर गया, विष्णु बोला। हमारी तरह किसी और ने भी तैयारी की होगी, परंतु उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा रास्ते में, सूरी मुस्कुराया। हमें पीछे की नहीं आगे की बातों पर ध्यान देना है, जगमोहन बोला। हम काम करने को तैयार हैं। कोलाबा के ओमचंद प्रकाशचंद ज्वेलर्स हमारा निशाना होगा, पम्मी बोली। हाँ, देवराज चौहान ने कहा, और वहां हाथ डालने का मौका भी अच्छा है अब। तुमने सोच लिया कि वहां कैसे काम करना है, विष्णु ने पूछा। योजना पूरी तरह तैयार है, देवराज चौहान ने सबको देखते हुए कहा। हम कल काम करने जा रहे हैं। कल? सूरी के होठों से निकला। कल इस वक्त तक हमारे पास, सबके पास करोड़ों होंगे और अपना अपना हिस्सा लेकर अपने अपने रास्ते पर निकल चुके होंगे। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने कस लिया। मैं फाइनल योजना सब बातें बताने जा रहा हूँ। आप सबको एक बार फिर उत्साह के साथ मैदान में उतरना है। हमें ये काम हर हाल में पूरा करना है। इस बार ट्रैफिक में फंसने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हमने किसी नोटों से भरी बस का पीछा नहीं करना है कि वो आंखों से दूर हो गई तो खेल खत्म। हमने कोलाबा की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप ओमचंद प्रकाश चंद के यहाँ तक पहुंचना है, और ये मामूली सी बात होगी। जरूरी नहीं कि रोज जरूरी नहीं कि एक बार जो हो गया वो हर बार होता रहे। पीछे जो हुआ उसे अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दीजिए। सबकी निगाह देवराज चौहान पर टिकी थी। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट को एश ट्रे में मसला। सोहनलाल और जगमोहन भी सोफों पर बैठे थे। मैंने कल का दिन चुना है ज्वेलर्स शॉप पर डकैती करने के लिए, तो उसकी भी वजह है, देवराज चौहान ने कहा। कुछ बातें इस बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, परंतु अब सब कुछ एक साथ बता रहा हूं। इस वक्त कोलाबा के ओम भाई प्रकाश चंद ज्वेलर्स के शोरूम की पहली मंजिल पर स्थित स्ट्रांग रूम में 40 करोड़ रुपया नकद पड़ा है, जो कि मार्कर नाम के इटली के हीरों के चोर को दिया जाना है। वो चोरी के हीरे लेकर आया है, जिसकी कीमत उसने कम से कम 40 करोड़ लगाई है, जबकि हकीकत हकीकत में वो 100 करोड़ से भी ज्यादा के हीरे हैं। परंतु चोरी का माल आधे से भी कहीं कम दाम पर बेचा खरीदा जाता है। ऐसे में मार्कर नाम के उस चोर ने उन हीरों की कीमत 40 करोड़ लगाई है। वो सारे हीरे शोरूम पर काले सूटकेस में
3 घंटे पहले पहुंच चुके हैं। अब पहली मंजिल पर हीरों को परखने काटने वाले कारीगर मौजूद हैं, जो कि मार्कर के लाए हीरों को जांचेंगे, परखेंगे कि वो कितने कीमत के हैं और उनकी कितनी कीमत होनी चाहिए। ऐसे में इस सारे काम में कम से कम 24 घंटों का वक्त लगेगा। ज्यादा वक्त भी लग सकता है, लेकिन कम नहीं। रात को शोरूम बंद हो जाएगा, परंतु भीतर पहली मंजिल पर हीरो जवाहरातों को जांचने परखने का काम चलता रहेगा। मतलब कि कल शाम तक जाकर मार्कर को करोड़ों रुपयों की पेमेंट दी जाएगी, जो कि पहले से ही वहां के स्ट्रांग रूम में रखी है। सब देवराज चौहान की एक एक बात सुन रहे थे। पल भर ठिठक कर देवराज चौहान ने पुनः कहना शुरू किया। स्ट्रांग रूम के बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि वहां स्विस मेक का दरवाजा लगा है। जगमोहन और पम्मी किसी बहाने से वहां जा चुके हैं। स्ट्रांग रूम के दरवाजे की तस्वीरें भी ले आए हैं, जो कि पम्मी ने खींची थी। सोहनलाल ने उन तस्वीरों को देखकर बताया कि स्ट्रांग रूम का डोर लॉक 12 लीवर वाला थॉमसन का लॉक है, जिसे ही कि वो आसानी से खोल लेगा। कोई भी तिजोरी लॉकर खोलने वाला एक्सपर्ट बंदा उस लॉक को 15 मिनट में खोल लेगा। सोहनलाल कहता है कि 12 लीवर वाला थॉमसन का लॉक खोल लेने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। कारीगर को एक्सपर्ट होना चाहिए। और तुम तो काफी कमाल के लगते हो, सूरी सोहनलाल को देखते कह उठा। सोहनलाल ने उसे देखा, कुछ कहा नहीं। देवराज चौहान ने कहना जारी रखा। अब मैं असल योजना पर आता हूं। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। हम कल सुबह 11 बजे शोरूम में प्रवेश करेंगे। कल सुबह 11 बजे? विष्णु ने गहरी सांस ली। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिलाया। कल सुबह ठीक 11 बजे हम शोरूम में प्रवेश कर जाएंगे। तब तक शोरूम के सारे कर्मचारी आ चुके होंगे और मेरे ख्याल में किसी का आना बाकी नहीं बचा रहेगा। 11 बजे इसलिए कि सुबह सुबह उस वक्त कोई ग्राहक भी वहां नहीं मौजूद होगा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात होगी। क्योंकि पहली मंजिल पर मार्कर के लाए हीरे जवाहरातों को जांचने परखने और कीमत लगाने का काम चल रहा होगा, तो ऐसे में पूरी आशा है कि ओम भाई और प्रकाश चंद भी वहीं होंगे। अगर वो नीचे भी होते हैं तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक साथ शोरूम में प्रवेश ना करके 5 मिनट के वक्त पर बारी बारी भीतर जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले सोहनलाल और टीनू जाते हैं और जेवरातों को देखने का नाटक करने लगते हैं। फिर पम्मी और जगमोहन एक साथ भीतर जाएंगे और वो सोहनलाल और टीनू से काफी हटकर कुछ दूर बैठेंगे, ताकि वक्त आने पर उस तरफ के लोगों पर भी काबू पाया जा सके। फिर मैं भीतर आऊंगा और किसी बहाने से शोरूम के भीतर ही टिक जाऊंगा। उसके बाद विष्णु और सूरी भीतर आएंगे और कैश काउंटर की तरफ जाएंगे कि कैश काउंटर पर बैठे आदमी को वहां से दूर कर सकें, ताकि वो खतरा भांप कर अलार्म स्विच न दबा दे। सूर्य और विष्णु जो ही कैश काउंटर वाले आदमी पर काबू पाएंगे, हम लोग तेजी से हरकत में आ जाएंगे। रिवॉल्वरें निकाल लेंगे। सब पर काबू करके उन्हें शोरूम के बीचों बीच खाली जगह पर बिठा देंगे। तब तक शोरूम का शटर नीचे गिरा दिया जाएगा। भीतर जहां दोनों ज्वेलर भाई बैठते हैं वो रास्ता जगमोहन को पता है। अगर वो नीचे अपने ऑफिस में हुए तो हम उन पर भी काबू पा लेंगे। ये सारा काम हम गुपचुप करेंगे, ताकि पहली मंजिल पर मौजूद लोगों को पता न चल सके कि नीचे गड़बड़ हो रही है। ऊपर जाने की सीढ़ियां कहाँ हैं? विष्णु ने पूछा। वो भी बता रहा हूँ। अभी मैं आपको पूरे शोरूम का नक्शा दिखाकर समझाऊंगा। नक्शा मेरी जेब में है। ये काम भी पहले वाले काम की तरह आसान है। अगर हम समझदारी से चलें तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। हम 30 मिनट के भीतर 150 करोड़ की दौलत लेकर बाहर निकल सकते हैं। हीरे जवाहरात तो सूटकेस या बैग में भर लेंगे, परंतु नोट तो वो सूटकेसों में भर कर रखे हुए हैं, देवराज चौहान ने बताया। ओह, लेकिन उन्हें किस पर लाद कर ले जाना है? शोरूम के बाहर 11:15 तक हमारी एक बड़ी वाली वैन पहुंच चुकी होगी। इसके लिए हम में से एक को शुरू से बाहर रहना होगा, जो कि 11:15 तक वैन लेकर शोरूम के बाहर पहुंच जाएगा। सोहनलाल ये काम करेगा। सोहनलाल ने सिर हिला दिया। तभी टीनू बोला, पर तुमने तो पहले कहा था कि शोरूम के एक कर्मचारी को 2 करोड़ देकर फंसाया हुआ है, जो कि हम लोगों को भीतर जाते ही हमें स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर लगे लॉक का कॉम्बिनेशन नंबर बता देगा। परंतु अब तुम उसका जिक्र नहीं कर रहे। क्या वो आदमी अब हमारी योजना में नहीं रहा है? देवराज चौहान ने सिर हिलाया। वो पूरी तरह हमारे साथ है। 2 करोड़ उसे दिया जा चुका है। फिर भी मैंने बताया कि अगर उसकी तरफ से कोई गड़बड़ हो जाती है तो 12 लीवर वाला थॉमसन लॉक सोहनलाल आसानी से खोल लेगा।
इस बारे में हमारे सामने कोई समस्या नहीं आने वाली। शोरूम के दरवाजे पर मौजूद रहने वाला गार्ड, राजू नाम है उसका, वो भी अपना ही आदमी है। सब कुछ देखभाल कर इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। जगमोहन की शांत निगाह देवराज चौहान पर थी। डकैती को सफल बनाना मेरी जिम्मेदारी है, इस बारे में आप सब निश्चिंत रहें। मैं तो आप लोगों को आपके हिस्से के 15-15 करोड़ दे देना चाहता हूँ। ये डकैती असफल नहीं होने वाली, मुझ पर भरोसा रखें। एक बार गड़बड़ हो गई तो जरूरी नहीं कि बार बार गड़बड़ हो। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान उभरी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस बार कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। इस बार हम ट्रैफिक में भी नहीं फंसेंगे। वैसे भी इस बार हम चलती बस में नहीं, शोरूम पर डकैती करने जा रहे हैं। वहां 11 बजे नहीं तो 12 बजे, 12:30 तक पहुंच जाएंगे। काम तो होगा ही। आज रात तक मैं उस वैन का इंतजाम कर लूंगा और सुबह जब हम मिलेंगे तो सब कुछ समझाकर वैन सूरी के हवाले कर दूंगा, जो कि हमारे शोरूम में प्रवेश करने के बाद, शटर गिर जाने के बाद वैन को शोरूम के शटर के पास खड़ी कर देगा। अब मैं आप लोगों को ज्वेलर्स शोरूम का भीतर का नक्शा बताता हूँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने जेब से तय किया बड़ा कागज निकाला और उसे खोलकर टेबल पर बिछा दिया। इसके बाद देवराज चौहान उन्हें शोरूम के भीतरी हिस्सों के बारे में, रास्तों के बारे में, कैश काउंटर के बारे में और उस रास्ते के बारे में जिस और कमरों में ओमचंद और प्रकाश चंद बैठते थे, जिधर सीढ़ियां थी, सब बताने लगा। और जगमोहन देवराज चौहान को देखता सोच रहा था कि सारी मेहनत बेकार जा रही है, क्योंकि उन्होंने डकैती तो करनी नहीं है। ये तो मुखबिर के माध्यम से उसके लिए जाल बिछाया जा रहा है, जो 152 करोड़ से भरी बस पर उनकी योजना का इस्तेमाल करके डकैती कर गया। जो देवराज चौहान बना हुआ था तब, और 5 मासूम लोगों की जान ले ली जिसने, ये सब करना उसे फंसाने की खूबसूरत चाल थी। देवराज चौहान सबको पूरी गंभीरता से बात समझा रहा था। सब ध्यान से देवराज चौहान की कही बातों को समझने में लगे थे। अगला दृश्य। इसी शाम 8:30 बजे ओमचंद प्रकाश चंद ज्वेलर्स के शोरूम के बाहर इंसान पहुंचा। वो कुछ जाना पहचाना लगा। मूछें लगा रखी थी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, आंखों पर प्लेन ग्लास का चश्मा लगा रखा था। यूं कुछ दूर से देखने पर वो देवराज चौहान जैसा ही लग रहा था। पास से उसका चेहरा देखा जाए ध्यान से तो वो देवराज चौहान ही था। दाढ़ी, मूंछ और चश्मे की वजह से उसे स्पष्ट न पहचाना जा रहा था। देवराज चौहान दोनों हाथ जेबों में डाले कुछ देर तक शोरूम को देखता रहा। बाहर से शोरूम का भीतर का बहुत बड़ा हिस्सा नजर आ रहा था। भीतर काफी ग्राहक बैठे हुए थे और शोरूम के कर्मचारी व्यस्त नजर आ रहे थे। प्रवेश करने वाले शीशे के दरवाजे के पास खड़ा राजू उसे ही उलझन भरी नजरों से देख रहा था। एकाएक देवराज चौहान आगे बढ़ा और राजू के पास जा पहुंचा। तेरा नाम राजू है? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ। राजू के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। तेरे से बात करनी है, 5 मिनट के लिए इधर आ जा। मैं आपको नहीं जानता। राजू वहीं खड़ा रहा। देवराज चौहान को जानता है? नहीं। जगमोहन को? राजू ने चौंक कर उसे देखा। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान आ ठहरी। मतलब कि जगमोहन को जानता है। उधर आ, अंधेरे में, 5 मिनट के लिए तेरे से बात करनी है। मैं ड्यूटी पर हूं। बात करने का 1 लाख रुपया दूंगा, देवराज चौहान ने कहा। लाख? राजू सकपका उठा। देवराज चौहान ने जेबें थपथपाई और 20 कदम दूर अंधेरे की तरफ बढ़ गया। राजू मिनट पर खड़ा दाएं बाएं देखता रहा, फिर देवराज चौहान की तरफ बढ़ गया। पहले 1 लाख रुपया दे, राजू बोला। देवराज चौहान ने 1000 के नोटों की गड्डी निकालकर राजू को दे दी। राजू ने चमक भरी निगाहों से गड्डी को फुरेरी दी और जेब में रख ली। बोल, क्या बात है? राजू ने कहा। जगमोहन ने तेरे को कितना देने को कहा? देवराज चौहान बोला। क्या देने को? तुम क्या बात कर रहे हो? राजू इस सवाल पर सकपका उठा। मेरे से घबरा मत, तेरे को 1 लाख रुपया दिया है और भी दूंगा। सही सही बता, तेरा ही फायदा है। राजू उलझन में फंसा उसे देखता रहा। जगमोहन ने तेरे को कितना देने को कहा है काम हो जाने के बाद? देवराज चौहान ने पूछा। 1 करोड़ से ऊपर, राजू के होंठों से बरबस ही निकल गया। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। मैं तेरे को 5 करोड़ दूंगा। 5 करोड़? राजू का मुंह खोला का खोला रह गया। पूरा 5 करोड़, वो भी नकद? ये बता कि भीतर का क्या हाल है? भीतर का हाल? जो जगमोहन को बताया वो मुझे भी बता। अभी अभी तेरे को लाख दिया, ऐसे ही 5 भी मिलेंगे। पक्का पक्का दोगे ना?
लाख रुपया अभी अभी दिया है, तेरे को क्या मेरे पे भरोसा नहीं? शोरूम की पहली मंजिल पर स्ट्रांग रूम में 40 करोड़ रुपया नकद पड़ा है। और आज इटली का चोर मारकर 40 करोड़ के हीरे जवाहरात बेचने आया है। सारा माल पहली मंजिल पर है और उसे चेक करके कीमत तय की जा रही है। राजू धीमे धीमे स्वर में कह रहा था। ये सब बातें तेरे को कैसे पता? पता कैसे नहीं लगेंगी? राजू फुसफुसा कर बोला। साहब, लोगों का चपरासी लखन भैया रात को मेरे साथ दारू पीता है। उसे भीतर की सारी जानकारी रहती है और पीकर वो मुझे बता देता है। मार्कर को पेमेंट कब होगी? अभी तो रात भर उसके लाए हीरे जवाहरात चेक होते रहेंगे। 40 करोड़ का माल की कीमत एक रात में तो लगाई नहीं जा सकती। कल का दिन भी लगेगा। मेरे ख्याल में शाम तक ही मार्कर को पैसा मिल पाएगा। कल कल सुबह 11 बजे काम किया जाए तो हीरे और पैसा दोनों यहां मिलेंगे। पक्का, एकाएक राजू ठिठक कर बोला। पर कल तो जगमोहन ने भी डकैती करने को। जगमोहन को भूल जा तू। उससे पहले ही मैं माल ले उड़ूंगा। वो तेरे को 1 करोड़ दे रहा है, मैं तेरे को पूरा 5 करोड़ दूंगा। इस 1 लाख की गड्डी की तरह। समझ गया कि नहीं? समझ गया साहब जी। राजू ने तेजी से सिर हिलाया। जगमोहन को यह बात मत बताना कि कोई इस बारे में तुमसे पूछताछ कर रहा था। नहीं बताऊंगा, मुझे 5 करोड़ जरूर देना। कल जाते वक्त ही देता जाऊंगा, चिंता मत कर। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने चश्मा और दाढ़ी मूंछ उतार कर अपना चेहरा राजू को दिखाया। मुझे पहचान ले। कल 11 बजे डकैती करने आऊंगा। हाँ हाँ। राजू ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मेरे बारे में किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है। दोस्तों के बारे में मुंह नहीं खोला जाता। देवराज चौहान मुस्कुराए और दाढ़ी मूंछ चेहरे पर चिपका ली। अपनापन दिखाते हुए राजू ने टेढ़ी हो रही उसकी मूंछ को सीधा किया। तो कल 11 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूं? जरूर करना। अगर उससे पहले ही जगमोहन आ गया तो? ये मेरी गारंटी है कि वो नहीं आ पाएगा। देवराज चांद ने राजू के कंधे पर हाथ रखा। अब मैं जाता हूं। राजू ने सिर हिलाया और देवराज चांद फुटपाथ की तरफ आगे बढ़ गया। राजू ने जेब में पड़ी लाख की गड्डी को थपथपाते वापस शोरूम के प्रवेश गेट पर आ खड़ा हुआ। उधर देवराज चांद फुटपाथ के पास खड़ी कारों में से एक कार में बैठा और मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगा। फिर फोन कान से लगा लिया। हेलो। बेल जाते ही उधर से आवाज आई। कल देवराज चांद वास्तव में ओम प्रकाश चंद्र प्रकाश के कोलाबा शोरूम में डकैती करने जा रहा है। मैंने पता लगा लिया है कि शोरूम की ऊपरी मंजिल पर माल मौजूद है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। यानी कि देवराज चौहान ने ओशिवारा वाले फ्लैट पर अपने साथियों की जो योजना बताई है वो सही है। डकैती तो कल जरूर होगी, परंतु पहले की तरह उसे देवराज चौहान नहीं, हम करेंगे। उसके हाथ इस बार भी कुछ नहीं आने वाला। कितनी देर में आ रहे हो? उधर से कहा गया। मैंने बोतल तैयार कर रखी है। कोलावा से निकलने जा रहा हूँ, 1 घंटे में पहुंचता हूँ। देवराज चौहान के चेहरे वाले व्यक्ति ने कहा और फोन बंद करके जेब में रखा। चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी। देवराज चौहान। वो फिर हंस पड़ा। अगला दृश्य। ओशिवारा के फ्लैट में वो मीटिंग रात के 9 बजे तक चली। कल सुबह सबने इसी फ्लैट में 8 बजे मिलने की बात तय होने के साथ मीटिंग समाप्त हुई। सब अपने अपने रास्तों पर निकल गए। देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल एक ही कार में वहां से निकले। सोहनलाल, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, तुम कल सुबह 10 बजे ओम प्रकाश चंद्र प्रकाश ज्वेलर्स के बाहर पहुंचकर नजर रखोगे और वहां के हालातों की जानकारी मुझे देते रहोगे। सोहनलाल ने सिर हिलाकर कहा। वो तो ठीक है, परंतु इस बात की क्या गारंटी कि कल भी तुम्हारे साथ कोई इस डकैती के पहले की तरह ले। वो तो ठीक है, परंतु इस बात की क्या गारंटी कि कल भी तुम्हारे हाथ से कोई इस डकैती को पहले की तरह ले जाएगा? इस बार भी हमारे साथ वही लोग हैं जो पहले थे। देवराज चांद का स्वर गंभीर था। इनमें से एक उस इंसान का मुखबिर है जो मेरा चेहरा ओढ़कर डकैती और हत्याएं कर चुका है। मुखबिर उसे खुद भी बताता है कि क्या हो रहा है और फ्लैट में लगे माइक्रोफोन से वो इंसान हमारी सब बातें, सारी प्लानिंग सुन रहा है कि हम कब क्या करेंगे। पहले भी ऐसे ही हुआ था। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि वो इंसान मेरी ही योजना पर कल ओम चंद प्रकाश चंद ज्वेलर्स के यहाँ डकैती करेगा, परंतु कामयाब नहीं हो सकेगा।
क्योंकि वो 12 लीवर वाला थॉमसन लॉक को खोलने की तैयारी करके आएगा, जबकि वहां पर दूसरा लॉक है स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर, जिसे खोल पाना आसान नहीं है। मार्कर के लाए हीरे जवाहरात पहली मंजिल पर मौजूद होंगे, परंतु वो उन्हें नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि बाहर पुलिस का घेरा पड़ चुका है। मैं उस नकली देवराज चौहान को पुलिस के हाथों रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं, ताकि पुलिस देख ले कि ये काम देवराज चौहान ने नहीं बल्कि किसी और ने देवराज चौहान का चेहरा ओढ़कर किया है। वो जो भी है कल डकैती जरूर करेगा वहां, क्योंकि करीब 150 करोड़ की दौलत का मामला है और इतनी बड़ी दौलत को मेरी योजना का इस्तेमाल करके पा लेना चाहता है। उसे यह बहुत आसान लग रहा होगा। हमें अपने बीच उस मुखबिर को ढूंढ लेना चाहिए जो मुखबिर को काफी हद तक मैं पहचान चुका हूं, परंतु अभी उस पर हाथ डालना ठीक नहीं। ऐसा किया तो असली पंछी हमारे हाथ से निकल जाएगा। जबकि मैं पुलिस के सामने अपनी पोजीशन साफ करना चाहता हूं कि 152 करोड़ की डकैती मैंने नहीं की, और वो 5 हत्याएं भी मैंने नहीं की। जब तक ऐसा नहीं होगा मैं चैन से नहीं रह सकता। मेरे लिए पुलिस का खतरा बहुत बढ़ गया है। मेरे लिए काम करना तो दूर, आराम से रहना भी कठिन हो चुका है। वानखेड़े हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ चुका है। इस वक्त मैं जिस योजना पर चल रहा हूं वो कामयाब रही तो सब ठीक हो जाएगा। तुम पुलिस को सिर्फ इस बात का यकीन दिलाना चाहते हो कि 152 करोड़ की डकैती और 5 हत्याएं तुमने नहीं की? सोहनलाल बोला। मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। बात डकैती की होती तो मैं परवाह नहीं करता, परंतु मामला 5 ऐसी हत्याओं का है जो मेरे सिर पर लग गई हैं और जो मैंने की नहीं है। यही मेरे लिए खतरनाक बात है। पहले पुलिस मेरे बारे में कुछ और विचार रखती थी। इन हत्याओं के बाद पुलिस मुझे दूसरी निगाहों से देखने लगी है। देवराज चौहान ने दांत भींच कर कहा। अगर वो इंसान कल हमारी योजना पर फिर डकैती करेगा तो हमारी बातों का सच जानने के लिए वो ओमचंद प्रकाश चंद के ज्वेलरी शोरूम पर भी अवश्य गया होगा और अपने ढंग से जानने की चेष्टा की होगी कि वहां पर इस वक्त इतनी दौलत है भी या नहीं। जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। मेरे ख्याल में तो मैं जानता हूं ऐसा जरूर हुआ होगा, देवराज चौहान बोला। मैं चाहता भी था कि ऐसा हो, ताकि उसे विश्वास हो जाए कि हम कल की डकैती के प्रति सच में गंभीर हैं। तो मैं ध्यान होगा कि बातों के दौरान मैंने कहा था कि शोरूम का दरबान राजू हमारा आदमी है। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि वो इंसान अगर अपनी तसल्ली करना चाहे तो राजू से कर ले। मैं राजू से पता करूं कि कोई उससे मिलने आया? जगमोहन बोला। नहीं, हमें यह जानने की जरूरत नहीं और उससे पूछना भी ठीक नहीं होगा। हमें सिर्फ अपनी योजना पर ध्यान देना है। मुझे अगले चौराहे पर उतार देना, सोहनलाल बोला। वहां से मैं टैक्सी ले लूंगा। याद रखना, कल सुबह तुम्हें ज्वेलर्स शॉप के बाहर 10 बजे पहुंचना है, नजर रखने के लिए, देवराज चौहान बोला। पहुंच जाऊंगा, भूलने वाला नहीं। अगला दृश्य। अगला दृश्य। डिनर करने के बाद देवराज चौहान और जगमोहन जब बंगले पर पहुंचे तो रात के 11 बजने जा रहे थे। उनके बीच कल के मुद्दे पर ही बातचीत होती रही थी। बंगले पर पहुंचकर उन्होंने कपड़े चेंज किए। जगमोहन ने कॉफी बनाई और टीवी चला लिया। देवराज चौहान भी वहां बैठा था, परंतु दोनों की निगाह टीवी न्यूज चैनल पर जा अटकी। स्क्रीन पर वानखेड़े नजर आ रहा था, जो कि इस बात का खुलासा कर रहा था कि 152 करोड़ रुपया नेशनल ब्रेड की बस में था, जिसे कि देवराज चौहान ने डकैती करके लूटा था। परंतु अब तक देवराज चौहान के 3 साथी जो कि डकैती में उसके साथ थे, महेश, जाखड़, मीरा और बद्दी, उन्हें पकड़ लिया है। चौथा साथी राहुल है, जो अभी पुलिस के हाथों में नहीं आया। देवराज चौहान और राहुल को पुलिस जल्द ही पकड़ेगी। इन तीनों से करोड़ों रुपया बरामद कर लिया गया है और पता लगाया जा रहा है कि नेशनल ब्रेड की बस में भरकर 152 करोड़ रुपया कहाँ ले जाया जा रहा था, उसका क्या करना था और वो पैसा कौन भेज रहा था। देवराज चौहान और जगमोहन कॉफी का घूंट लेते खबरों को सुनते रहे। कुछ देर बाद इस मुद्दे पर न्यूज खत्म हो गई। वानखेड़े ने बहुत तेजी दिखाई इन लोगों तक पहुंचने में, जगमोहन बोला। वो बहुत काबिल पुलिस वाला है, तुम जानते ही हो उसके बारे में, देवराज चौहान ने कहा। वो तुम्हारे पीछे पड़ चुका है। मेरी योजना ने सही काम किया तो कल तस्वीर का रुख बदल चुका होगा। वानखेड़े को पता चल जाएगा कि 152 करोड़ की डकैती से मेरा कोई वास्ता नहीं था। उन हत्याओं से मेरा कोई वास्ता नहीं। वानखेड़े से कब बात करोगे?
जगमोहन ने पूछा। अभी। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। उससे बात किए बिना मेरा प्लान सफल नहीं होगा, परंतु मुझे शंका है कि कल वो इंसान वहां डकैती न करे तो। वो करेगा। 150 करोड़ की दौलत को वो नहीं छोड़ेगा, जबकि डकैती करने का प्लान भी उसे मिल चुका है। उसे ये काम बहुत आसान लग रहा होगा, पहले की ही तरह। अब तक तो वो अपनी तैयारी को भी पूरा कर चुका होगा। पहले वाली डकैती में क्या वो इंसान देवराज चौहान के रूप में अपने साथियों से मिला होगा? जरूर। वो देवराज चौहान बनकर ही उनसे मिला होगा। समझ में नहीं आता कि वो शातिर है कौन। कल तक उसका चेहरा बेनकाब हो जाएगा, मुझे पूरी आशा है। देवराज चौहान ने कॉफी का प्याला खत्म किया और उसे एक तरफ रखते हुए कह उठा। मेरा मोबाइल दो, वानखेड़े से बात करूं। जगमोहन ने देवराज चौहान को फोन लाकर दिया। वानखेड़े इस बार तुमसे आराम से बात नहीं करने वाला, क्योंकि उसकी जानकारी में तुमने 5 हत्याएं की हैं। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और नंबर मिलाने लगा। फोन लग गया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। हेलो। तभी वानखेड़े की आवाज कानों में पड़ी। कैसे हो वानखेड़े? देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। 2 पलों की खामोशी के बाद वानखेड़े का गुर्राता स्वर कानों में पड़ा। तुम तुमने। बहुत गुस्से में हो? देवराज चौहान का शांत स्वर था। तुम बहुत जल्द पुलिस के हाथों कुत्ते की मौत मरने वाले हो। वानखेड़े के स्वर में क्रोध नाच रहा था। तुम बच नहीं सकते। जितना तुमने करना था कर लिया। अब तुम्हें और करने का मौका। टीवी पर देखा तुम्हें। तुमने 5 मासूमों को मारा है देवराज चौहान। वानखेड़े के दांत पीसने की आवाज आई। जब मैंने सुना तो मैं सन्न रह गया। मुझे भरोसा नहीं हुआ कि तुम ऐसा कर सकते हो। अब जब तक मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर लेता या शूट नहीं कर लेता, तब तक मैं कोई दूसरा केस हाथ में नहीं लूंगा। सिर्फ तुम ही। वानखेड़े। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। अगर मैं कहूं कि 152 करोड़ की डकैती करने वाला मैं नहीं था, तो क्या तुम मेरी बात का भरोसा करोगे कि मैं सच कह रहा हूं? तो अपने आप को बचाने के लिए तुम ऐसी घटिया बातों का सहारा ले रहे हो। मैं जानता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। डकैती की वीडियो फिल्म बन गई है इत्तेफाक से। तुम उसमें गोलियां बरसाते दिख रहे हो। अगर वो दिखने वाला इंसान मैं नहीं हूं तो। इन बातों को छोड़कर अपनी जान की फिक्र करो देवराज चौहान। तुम्हें शूट कर देने का मेरा पूरा इरादा है। ऐसा तो तुम कभी नहीं कर सकोगे। एक बार तुम मुझे दिख जाओ, मैं तुम तक पहुंच जाऊं, उसके बाद तुम्हारा किस्सा खत्म। उधर से वानखेड़े गुर्राया। बहुत गुस्से में हो? ये तो तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मेरे सामने पड़ोगे। तुम्हारे चैन के दिन खत्म हुए अब। तुमने ये नहीं पूछा कि मैंने फोन क्यों किया है। देवराज चौहान गंभीर था। मुझे इस बात की जरा भी परवाह नहीं कि तुमने फोन क्यों किया है। मैं तुम्हारा किस्सा खत्म कर देना। मैं खुद पुलिस के हवाले होना चाहता हूँ। वानखेड़ी की फौरन आवाज नहीं आई। मैं खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ। देवराज चौहान पुनः बोला। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? वानखेड़े का संभला स्वर आया। मैं पूरे होश में हूं। तुम पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने को कह रहे हो? हाँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम। 5 हत्याएं करके मुझे बहुत दुख हो रहा है। इतना कि अभी तो तुम कह रहे थे कि ये काम तुमने नहीं किया। वानखेड़े का तीखा स्वर आया। वो भूल जाओ। जो अब कह रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान दो। मुझे 5 हत्याएं नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे 3 साथी पकड़े गए। जाखड़, बद्दी और मीरा की बात कर रहे हो? राहुल कहाँ मिलेगा? ये तुम तब पूछ लेना जब हम दोनों आमने सामने हो। सच में तुम अपने को कानून के हवाले कर रहे? हाँ। तुम्हें नहीं आ रहा? यकीन तब आएगा जब तुम मेरे पास होगे। बताओ कहाँ मिल रहे हो? उधर से वानखेड़े ने पूछा। किस बात के लिए? अभी तुम खुद को कानून के हवाले करने को कह रहे थे। वानखेड़ी की आवाज कानों में पड़ी। तो इतने साधारण तरीके से डकैती मास्टर देवराज चौहान को गिरफ्तार करोगे तो मुझे पसंद नहीं आएगा। देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देख रहा था।
तो तुम मेरे से मजाक कर रहे हो अपनी गिरफ्तारी देने के बारे में? उधर से वानखेड़े ने कठोर स्वर में कहा। मैं गंभीर हूं। अब मुझे तुम्हारी किसी बात का भरोसा नहीं रहा। तुमने 5 हत्याएं की हैं और सुनो वानखेड़े, मेरी बात सुनो। मैं वास्तव में गंभीर हूं अपनी बात पर, परंतु साधारण ढंग से अपनी गिरफ्तारी देने पर मुझे ऐतराज है। इसके लिए मैंने एक रास्ता चुना है। देवराज चौहान ने कहा। कैसा रास्ता? कल मैं कोलाबा में डकैती कर रहा हूं। क्या? उधर से चौंक कर वानखेड़े बोला। कल डकैती कर रहे? और उस डकैती के दौरान तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? ये मेरे लिए इज्जत की बात होगी कि डकैती करते हुए मैं पकड़ा गया, और तुम्हारे लिए भी इज्जत की बात होगी कि तुमने ऐन मौके पर देवराज चौहान को पकड़ लिया। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा। मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो ना? हाँ। तो अपना दिमाग मत लगाओ और सिर्फ मेरी बात सुनो, और जैसा मैं कहूं वैसा ही करो। मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। वानखेड़े की गहरी सांस लेने की आवाज आई। परेशान हो रहे हो? देवराज चौहान ने कहा। तुम बात ही ऐसी कर रहे। सीधी सी बात है कि मैं डकैती करते हुए गिरफ्तार होना चाहता हूं। देवराज चौहान ने कहा। कोलाबा में कहाँ डकैती कर रहे हो? ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन तुम मुझे गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी करके अन्य पुलिस को लेकर कोलाबा के शेरशाह रोड पर मौजूद रहना। समय सुबह 10 बजे, जबकि 11 बजे मैंने डकैती करनी है। तब मेरा फोन आएगा और तुम्हें वहां बुला लूंगा जहां मैं डकैती कर रहा हूँगा। तुम गिरफ्तारी दे रहे हो ना? हाँ। तो साथ में ढेर सारे पुलिस वालों को लाने की क्या जरूरत? 5 साथी बहुत होंगे। गिरफ्तारी मैं दे रहा हूं, परंतु वो मेरे साथी नहीं जो मेरे साथ डकैती कर रहे होंगे। ओह। उन पर काबू पाने के लिए तुम्हें भारी मेहनत करनी पड़ेगी। खुद को पुलिस से घिरा पाकर शायद वो मुकाबले पर उतर आए। ये सब कैसे संभालना है, ये तुम्हारा काम है। देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन भी तुम्हारे साथ होगा? नहीं, वो उस बस डकैती में भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसकी टांग टूटी हुई है, वो बेड पर है। जगमोहन भी तुम्हारे साथ गिरफ्तारी देता तो ठीक रहता। तुम्हें मेरी गिरफ्तारी पर ही तसल्ली करनी होगी। ठीक है, अगर तुम ये बता दो कि कल कहाँ डकैती करने जा रहे हो तो मैं डकैती करने से पहले गिरफ्तार नहीं होना चाहता। मैं तुम्हें डकैती के बाद ही गिरफ्तार करूंगा, वादा करता हूं। इस बारे में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। गिरफ्तारी देने का अंदाज मेरा अपना ही होगा। जब मैं डकैती करने के लिए उस जगह के भीतर चला जाऊंगा तो वहां से तुम्हें फोन करके सब कुछ बता दूंगा। तब तुम बाहर आकर घेरा डाल सकते हो और हमारे बाहर निकलने पर अपना काम शुरू कर सकते हो। मेरे साथ ही मुकाबला कर सकते हैं। इस बारे में सतर्क रहना, गोलियां चल सकती हैं। कोशिश करना कि वहां लाशें ना गिरें। पुलिस वालों को समझा देना कि गोलियां टांगों और बाहों पर मारी जाएं। वानखेड़े की आवाज नहीं आई। समझ गए मेरी सारी बात? तुम लोग कितने हो गए? उधर से वानखेड़े ने पूछा। 5 7। 5 6 7 कुछ भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। तुम सच कह रहे हो ना? मैं झूठ नहीं कहता वानखेड़े, तुम जानते ही हो। कल तुम्हें मौका दूंगा कि मुझे गिरफ्तार कर सको। मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा, नहीं कि मुझे पकड़ लो। तुम्हें ही मेरे पास आना होगा पकड़ने के लिए, ताकि सब ये जान सकें कि देवराज चौहान ने गिरफ्तारी नहीं दी बल्कि उसे गिरफ्तार किया गया है। तुम्हारी बातें मुझे उलझन में डाल रही हैं। मेरी बातों के बारे में मत सोचो, मुझे गिरफ्तार करने की सोचो। जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाओ। कल 10 बजे तक तुम पुलिस वालों के साथ कोलाबा की शेरशाह रोड पर मौजूद रहोगे। पुलिस वालों को खुले में मत रखना, किसी बंद गाड़ी में बिठाए रखना। 11 बजे के बाद तुम्हें कभी भी मेरा फोन आ जाएगा। कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। जगमोहन गंभीर सा देवराज चौहान को देख रहा था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। कल 5 हत्याओं का मुजरिम देवराज चौहान गिरफ्तार हो जाएगा। वानखेड़े उसे छोड़ने वाला नहीं है। देवराज चौहान मुस्कुराया। अगर उस देवराज चौहान ने ओमचंद प्रकाश चंद के यहाँ नहीं डकैती नहीं की तो? जगमोहन ने गहरी सांस ली। वो करेगा। 150 करोड़ की दौलत,
नहीं छोड़ेगा वो। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर वानखेड़े जाफरी इस वक्त पुलिस स्टेशन के एक ऐसे कमरे में थे जहां बद्दी को बैठाकर उससे पूछताछ की जा रही थी। और तभी देवराज चौहान का फोन आया तो वानखेड़े ने बात की थी। जाफरी का ध्यान पूरी तरह उनकी बातों पर था। बातचीत खत्म हुई तो वानखेड़े के चेहरे पर अजीब से भाव नजर आ रहे थे। क्या हुआ वानखेड़े साहब? इसे लॉकअप में बंद कर दो। वानखेड़े ने बद्दी को देखा और एक खाली कुर्सी पर जा बैठा। जाफरी ने दो पुलिस वालों को बुलाकर बद्दी को बंद करने को कहा। दोनों पुलिस वाले बद्दी को वहां से ले गए। देवराज चौहान से बात हो रही थी? जाफरी कह उठा। हाँ। वानखेड़े के होंठ भिज गए। उसके पास आपका फोन नंबर कैसे पहुंच गया? वो मेरा फोन नंबर हमेशा अपने पास रखता है। वानखेड़े बोला। क्यों? मैं नहीं जानता। कुछ खास मौकों पर पहले भी एक दो बार उसका फोन आ चुका है मुझे। क्या कहता है वो? वो खुद को कल कानून के हवाले करने को कह रहा। ये तो अच्छी बात है वानखेड़े साहब। हमारी सारी समस्या हल हो। कल वो कोलाबा में कहीं पर डकैती कर रहा है और चाहता है कि उसे डकैती के दौरान पकड़ा जाए। ये क्या मतलब हुआ? जाफरी की आंखें सिकुड़ी। यही तो समझ में नहीं आ रहा। कोलाबा में वो कहां पर डकैती करेगा? ये नहीं बताएगा। कहता है कि हथियारबंद पुलिस वालों के साथ कोलाबा की शेरशाह रोड पर पहुंच जाऊं 10 बजे तक। वो 11 बजे डकैती करेगा और मुझे फोन पर बता देगा कि कहाँ डकैती कर रहा है। ये तो अजीब बात कही देवराज चौहान ने। बहुत ही अजीब। ये बात देवराज चौहान की आदत से मेल नहीं खाती। वानखेड़े बोला। क्या मतलब? अगर वो गिरफ्तारी देना चाहता है, उसने फैसला कर लिया है, तो वो सीधा मेरे पास आ जाता। इस तरह डकैती का ड्रामा करके गिरफ्तारी देने की बात मेरी समझ से बाहर है। कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है? वजह क्या है? वो जैसे भी अपनी गिरफ्तारी दे रहा है, हमें क्या। बस वो पकड़ में आ जाना चाहिए। जाफरी ने कहा। देवराज चौहान उन लोगों में से नहीं है जो अपनी गिरफ्तारी दे दे। वानखेड़े ने होंठ सिकोड़कर जाफरी को देखा। और वो उन लोगों में से भी नहीं है जो इस तरह फोन करके झूठी बात कहे। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर देवराज चौहान करना क्या चाहता है। कम से कम इस तरह ड्रामा करके वो गिरफ्तारी नहीं देगा और बिना वजह फोन भी नहीं करेगा। वानखेड़े के चेहरे पर उलझन भरे भाव थे। वो गिरफ्तारी क्यों देना चाहता है, इस बारे में कुछ कहा? उन 5 हत्याओं का जिक्र कर रहा था कि ये काम उसने गलत किया। जाफरी के चेहरे पर गंभीरता के भाव उभरे। वानखेड़े साहब, देवराज चौहान बच्चा नहीं है कि डकैती और 5 हत्याएं करके अपनी गिरफ्तारी दे दे। वो जानता है कि कानून सीधे सीधे उसे फांसी पर चढ़ा देगा। मुझे विश्वास नहीं कि कल वो अपनी गिरफ्तारी देने वाला है। जाफरी बोला। तुम ठीक कहते हो, परंतु इस तरह फोन करके वो मेरे से मजाक भी नहीं करेगा। तो? जाफरी ने वानखेड़े को देखा। देवराज चौहान किसी चक्कर में है जाफरी। वानखेड़े होंठ सिकोड़कर बोला। कैसा चक्कर? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो अपनी गिरफ्तारी देने का नाटक करके करना क्या चाहता है। वानखेड़े और जाफरी एक दूसरे को कई पलों तक देखते रहे। परंतु कुछ तो बात है जाफरी। वो कैसे? जब मैंने पूछा कि कितने लोग होंगे डकैती में, तो बोला 5-7। वो डकैती जरूर करेगा कल कोलाबा में, परंतु मुझे फोन क्यों किया, ये समझ से बाहर है। तुम्हारी बात सही है कि वो गिरफ्तारी नहीं देगा। वानखेड़े अपना कान मसलता हुआ कह उठा। जगमोहन के बारे में उसका कहना है कि उसकी टांग टूटी हुई है। वो बेड पर है। मतलब कि इसी वजह से जगमोहन 152 करोड़ की डकैती में शामिल नहीं था और कल भी नहीं होगा। देवराज चौहान का ऐसा कहना है। जगमोहन गिरफ्तारी नहीं दे रहा। ये बात मेरे गले से नीचे नहीं उतरती। परंतु देवराज चौहान का कहना है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। उसने जो कहा है उसके प्रति गंभीर है। तुम्हें देवराज चौहान की बातों पर कितना भरोसा है? जाफरी ने पूछा।
वो गंभीर व्यक्ति है, इस तरह फोन करके आलतू फालतू बातें करना उसकी आदत नहीं है। मतलब कि कल कुछ होगा। जाफरी ने गंभीरता से सिर हिलाया। वानखेड़े चुप रहा। आपने राहुल के बारे में उससे पूछा था? जाफरी बोला। वो कहता है उसे नहीं पता कि राहुल कहाँ मिलेगा। कुछ बात तो जरूर है देवराज चौहान के फोन करने के पीछे। जरूर है। अगर कल देवराज चौहान नजर आ जाता है तो उसका क्या करें? जाफरी ने वानखेड़े को देखा। गिरफ्तार करो। वानखेड़े के होंठ भिज गए। परेशानी आए तो शूट कर दो। वो गिरफ्तारी देने की बात कह रहा है तो परेशानी नहीं आएगी, जाफरी ने कहा। कैसी सनक भरी बात है कि देवराज चौहान डकैती के दौरान खुद को पकड़वाना चाहता है। आपको नहीं लगता कि मैं पहले ही महसूस कर चुका हूं कि ये बहुत अजीब बात कही देवराज चौहान ने। अब रात के 12 बज रहे हैं, हमें कल के लिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। जाफरी ने वानखेड़े को देखा। जाफरी, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा, यह बात हम दोनों के अलावा किसी तीसरे को पता न चले कि कल हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें खुद भी पता नहीं कि देवराज चौहान किस फिराक में है। जाफरी ने सहमति में सिर हिला दिया। पुलिस की टुकड़ी का इंतजाम हो जाएगा। मैं अभी हेडक्वार्टर फोन कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ खा लें। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, वक्त ही नहीं मिला। पास ही एक होटल है, अभी वहीं खाने को मिल सकता है। चलिए वहां डिनर कर लेते हैं। वानखेड़े के चेहरे पर सोच के भाव थे। उसने सिर हिलाया और जाफरी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। पुलिस स्टेशन में इस वक्त रात की खामोशी थी। एक सब इंस्पेक्टर के कमरे में कुछ लोग जमा थे। एक मोहल्ले में कार पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया था, उसे निपटाया जा रहा था। दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर पैदल एक ही तरफ चल पड़े। जाफरी, एक एक वानखेड़े कह उठा। जी, ये तो तय है कि देवराज चौहान अपनी गिरफ्तारी नहीं देगा कल। बात कुछ और ही है, वानखेड़े ने दृढ़ स्वर में कहा। मेरे को फोन करने का मतलब है कि बात भी कुछ खास ही है। जाफरी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह 8:30 बजे ओशीवाड़ा इलाके के उसी फ्लैट में देवराज चौहान, जगमोहन, पम्मी, सूरी, टीनू और विष्णु पांडे सब वहां मौजूद थे। चारों के चेहरे पर उत्तेजना और व्यवहार में बेचैनी सी झलक रही थी। वो खुद को डकैती के लिए तैयार कर रहे थे। इस शंका में भी थे कि पहले की तरह खामखा ये डकैती भी कहीं असफल तो नहीं हो जाएगी। जगमोहन शांत और गंभीर नजर आ रहा था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सबको देखा। हम सफल होंगे ना? सूरी कह उठा। पूरी तरह। देवराज चौहान की आवाज में विश्वास के भाव थे। हम आज के काम में पूरी तरह सफल होंगे। आप लोग अपने विश्वास को दृढ़ बनाइए। अगर काम के प्रति मन में शक रहे तो वो सफल होते होते भी असफल हो जाता है। किसी भी तरह की घबराहट मन में नहीं होनी चाहिए। घबराहट बनते काम को खराब कर देती है। मन का विश्वास ही काम को बनाता और बिगाड़ता है। सब मन में रखें कि हम काम को हर हाल में पूरा करके रहेंगे। कैसे नहीं होगा ये काम? सबकी निगाह देवराज चौहान पर थी और जगमोहन सोच रहा था कि देवराज चौहान ये सब बातें माइक्रोफोन द्वारा उस व्यक्ति को सुना रहा है जो देवराज चौहान के रूप में 152 करोड़ की डकैती कर चुका है, और अब पता नहीं वो भी सुन रहा है या नहीं, उनकी चाल में फंसता है या नहीं। जगमोहन के मन में व्याकुलता थी कि अपनी कोशिश में वो सफल हो पाएंगे या नहीं। कभी कभी उसकी नजरें उन चारों को भेदने लगती कि मुखबिर हो कौन सकता है इन चारों में से। हम जरूर सफल होंगे, टीनू बोला। सोहनलाल नहीं आया? पम्मी ने पूछा। वो वैन के साथ तब शोरूम के बाहर पहुंचेगा जब हम 150 करोड़ की डकैती करके यहां से निकलने वाले होंगे। सोहनलाल फोन पर हमारे संपर्क में होगा। देवराज चांद ने कश लिया और सबको देखते हुए कहा, अभी हमारे पास 1.5 घंटा बाकी है यहां से चलने में। 10 बजे हमें यहां से निकल चलना है, और 10:50 तक हम आसानी से ओमचंद प्रकाश चंद ज्वेलर्स कोलाबा में पहुंच जाएंगे। हमारे पास जो वक्त बचा है उसमें हमें अपनी योजना एक बार फिर से दोहरा लेनी चाहिए कि किसने किसने क्या क्या काम करना है वहां पर। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, पम्मी बोली। क्या?
अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि हमें कहाँ पर अपना अपना हिस्सा मिलेगा। पहले वाली डकैती में तो ये जगह तय कर ली गई थी, परंतु इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। इस बंटवारे के लिए कोई जगह तय नहीं की गई। देवराज चौहान ने कहा, जब हम डकैती करके उस शोरूम से बाहर निकलेंगे तो वैन में माल लाद कर चल पड़ेंगे। रास्ते में वैन के भीतर जो 40 करोड़ नकद रखा होगा, उसमें से 10-10 करोड़ 4 जगह करके लोगों के हवाले करने कर दिया जाएगा। वैन में पहले से ही बड़े बैग रखे होंगे कि उसमें दौलत को डाला जा सके। बाकी के 5-5 करोड़ के आप लोगों को हीरे जवाहरात आदि दिए जाएंगे। इसके साथ ही रास्ते में एक एक करके आप लोगों को उतार दिया जाएगा। ये अच्छा आइडिया है, सूरी बोला। तुम चुप से क्यों हो? विष्णु ने जगमोहन से कहा। मैं? जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। इन बातों में मेरे शामिल होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो बातें आपसे देवराज चौहान कर रहा है उन सब बातों की जानकारी मुझे पहले से ही है। इस वक्त मैं सिर्फ सुनने का काम कर रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है हम सफल होंगे ना? सफल क्यों नहीं होंगे? जगमोहन मुस्कुराकर बोला। हमारा काम यही है। ये सब करना हमारे लिए मामूली बात है। पिछली बार भी तुमने ऐसा ही कुछ कहा था, परंतु हम उस बस में डकैती नहीं कर सके। एक्सीडेंट की वजह से हमारा प्लान गड़बड़ा गया था। हर बार तो ऐसा नहीं होना होगा ना। खामोशी उभरी तो देवराज चौहान कह उठा, तो हम एक बार फिर अपनी योजना को दोहरा लेते हैं। इसके साथ ही डकैती के प्लान पर उनकी बातचीत शुरू हो गई। देवराज चौहान एक एक बात उन्हें इस तरह समझा रहा था जैसे पहली बार डकैती के प्लान पर बातें की जा रही हों, और उन चारों की तरफ से सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू हो गया था। अगला दृश्य। ठीक 10 बजे सोहनलाल कोलाबा में ओमचंद प्रकाश चंद ज्वेलर्स से कुछ दूरी पर एक मुनासिब बोर्ड में खड़ा शोरूम पर पैनी नजर रखे हुए था। एक और अगला दृश्य। वहां से आधा किलोमीटर दूर शेरशाह रोड पर पुलिस की बस खड़ी थी, जिसके भीतर सशस्त्र पुलिस के जवान भरे पड़े थे। 40 से ऊपर जवान थे भीतर। बस के आसपास ही पुलिस कार पर वानखेड़े और इंस्पेक्टर असलम जाफरी बैठे थे। उनके चेहरों पर बेचैनी थी। वानखेड़े ने हाथ में मोबाइल रखा हुआ था। आपको भरोसा है कि देवराज चौहान का फोन आएगा? जाफरी ने पूछा। पता नहीं। वानखेड़े के स्वर में गंभीरता थी। चलिए दोस्तों, इसे हम यहीं रोकते हैं। आगे का फिर एक्शन बीच में रोकना शायद मुझे लग रहा है कि गड़बड़ हो जाएगी, तो उसे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। देखो, 10 मिनट में मुझे लगता नहीं कि इसके आगे का जो एक्शन होने वाला है, लास्ट सीन, एक्शन वाला सीन, वो बीच में रोकना है। तो यहां से हम रोक देते हैं और भरपूर आनंद उठाएंगे अगले भाग में। फिक्र मत करिएगा। मैंने और ये हाँ, मेरी कोशिश होगी कि वो जो अगला भाग है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। मुझे मालूम है कि आज आपको ये शनिवार को मिल रहा होगा, तो हो सकता है कुछ भाइयों के पास शनिवार को समय हो। तो ठीक है, हम जल्दी से जल्दी तो अगले एपिसोड को भी सुनेंगे। अच्छा, बहुत से भाइयों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अ, आचार्य जी का कमेंट नहीं आया है ना? हाँ, आचार्य जी का कमेंट नहीं आ रहा। श्याम सुंदर भाई ने भी कमेंट नहीं किया। चलो, कहीं बिजी होंगे, इंतजार करते हैं। मैं जरा देख रहा हूँ कि बाकी सबको मैं उत्तर दे दूंगा। मैं आज पहले रिकॉर्डिंग के लिए बैठ गया। मैंने सोचा फटाफट इसे करके उसके बाद जवाब देते रहेंगे, क्योंकि भाई लोगों को इंतजार होगा और मैं लेट नहीं होना चाह रहा था। वैसे मैं लेट हो गया हूँ। कृष्णा बहन कह रही है कहानी ठीक जा रही है, नकली देवराज चौहान को लोग पकड़ लें, उसे देवराज चौहान पकड़ाएगा। ओके, हाँ हाँ बिल्कुल, अभी बस पकड़ में आने वाला है। हम्म,
सनातन भाई कह रहे हैं भाई कहानी तो सही लग रही है मुझे, मुझे समझ आ रहा है, आगे कहानी अधूरी है या नहीं ये तो पूरा सुनकर ही पता चलेगा। हाँ वैसे विजय भाई ने कह दिया है, यहीं उनका कमेंट आया हुआ है। वो कह रहे हैं कि कहानी अधूरी नहीं है, पूरी है। इसमें मुखबिर का पर्दाफाश भी हो जाएगा और ये भी सामने आ जाएगा कि देवराज चांद के नाम पर डकैतियां कौन कर रहा था। ठीक है, तो ठीक है। घूमना फिरना भाई ने कुछ लिखा हुआ है, गूगल गुरु को एक पार डालकर पैसों में पढ़ने को बोलता है। अरे वो छोड़िए, हमें क्या लेना देना कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना कि अपना तो हिसाब किताब थोड़ा दूसरा है, उसी हिसाब से चलेंगे जब तक हो सकता है। हाँ 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 हाँ, एक एक जो कमेंट था ना, मैं जिसका उत्तर, हाँ ये था, ये किसी भाई ने लिखा है मुझे, उनका ना पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं कि क्या हाल है विक्रम भाई, बहुत ढूंढा पर मुखबिर का ये पार्ट नहीं मिला। भाई जी, हर रोज ही एक पार्ट डाला जा रहा है, आपको मिला कैसे नहीं? और अचानक मिल गया मतलब आगे लिखा हुआ है। ऐसा कुछ करो भाई कि कोई भी पार्ट आसानी से मिल जाए। अब आसानी से तो भाई मेरे आप वो कर लें, वो कहते हैं ना, मतलब सब्सक्राइब करके बेल दबा लो तो आ जाता है नोटिफिकेशन जैसे ही पोस्ट करता हूँ। और मेरे ख्याल से बहुत से भाइयों को आता होगा कि नया वीडियो डाल दिया गया है। तो चलो ठीक है, मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, इसे फटाफट रोक कर और पोस्ट करता हूँ ताकि आप लोगों तक पहुँच जाए। इस वक्त 5:03 हो रहे हैं, मेरे ख्याल से 5:15 तक आपके पास होना चाहिए ये। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। अपने भाई विक्रम को इजाज़त दें। जय हिंद, वंदे मातरम।